वेलकम बैक दोस्तों। कृष्णकांत और साई प्रसाद की जिंदगी में खास बात यह है कि सबसे पहले तो उनके माँ बाप ने उन्हें स्वीकार किया, उनकी जो कुछ भी विकलांगता थी उसके साथ स्वीकार किया, जो बहुत सारे माँ बाप नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो हम घर पे बच्चे को पूरी तरह स्वीकार करें, और दूसरा और उतना ही अहम कि कृष्णकांत और साई प्रसाद के माँ बाप ने जोर दिया, इंसिस्ट किया कि वो रेगुलर स्कूल्स में पढ़ें, यानी सामान्य स्कूल्स में पढ़ें। और इन दो चीज़ों से मुझे लगता है कि उनकी ज़िंदगी में ख़ास फ़र्क आया। लेकिन कितने ऐसे स्कूल्स हैं जो विकलांग बच्चों को एडमिशन्स देते हैं? आइए देखते हैं। मोहम्मद कैफ पढ़ना चाहता है, मगर उसके इलाके के स्कूल में मोहम्मद के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ इसीलिए कि वो सुन बोल नहीं सकता। गवर्नमेंट स्कूल में गई थी मैं, नाम बता ले हमारे बच्चे का तुम्हारे स्कूल में कर को नहीं, ऐसे बच्चों को हमें नहीं लगा लेते नाम है, ये साल में शिकायत नहीं, ऐसे टीचर भी नहीं हमारे साल में हमें नहीं लगा लेते कर वापस भेजे। दिमाग सब बच्चा सरका है, इसका जाने की बहुत शौक है, इसे सब बच्चा सरका मैं भी जाती हूँ, बड़ी साल को जाती हूँ कर कोई इशारा कर कर को बोलते था। निर्मला और उसके भाई करियप्पा की कहानी और भी दुखद है। करियप्पा को किसी भी स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा। माँ बाप दोनों काम पे जाते हैं और करियप्पा की देखभाल करने निर्मला घर पे रहती है। दोनों बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, इसलिए मन को बहुत दुख होता है। बहुत मन करता है, ये स्कूल जा पाएगा तो मैं स्कूल जा पाऊंगी। कहीं आपको ये ना लगे कि ये सिर्फ गांव खेड़ों की दुर्दशा है, राजधानी दिल्ली में भी यही हाल है। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से लेके डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, होम मिनिस्ट्री में मैंने लेटर लिखा, कहीं से कुछ कोई सुने कि भाई इस बच्चे का एडमिशन हो। हमारी दिल्ली गवर्नमेंट कहती है राइट टू फ्री एजुकेशन एक्ट, पर वो है कागजों में ही है सब कुछ। 80 से 85 स्कूल्स में मैंने किया, पूरे दिल्ली और नोएडा के सारे स्कूल्स में और गाज़ियाबाद के। तो उन्होंने बोला कि आपके बच्चे के लिए हमारा स्कूल एडमिशन नहीं कर सकता, क्योंकि हम ब्लाइंड बच्चों को नहीं लेते। मेरा बेटा चल नहीं सकता है, तो अच्छे स्कूलों में जहाँ चाह रहे थे उसको भेजना, वहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया। फिर हमने होम स्कूलिंग शुरू कर दी। इसके बच्चे के लिए ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है, ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता। शिक्षा की रोशनी से वंचित ये बच्चे क्या उज्जवल भविष्य के ख्वाब देख सकते हैं? दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान और राइट टू एजुकेशन एक्ट ये कहता है कि हर बच्चे को, चाहे वो विकलांग हो या ना हो, हर बच्चे को एक रेगुलर स्कूल में शिक्षा पाने का पूरा अधिकार है। तो फिर विकलांग बच्चे क्यों इस हक से महरूम हैं? बहुत कम ऐसे रेगुलर स्कूल्स हैं जो विकलांग बच्चों को एडमिशंस देते हैं, और इस वजह से ज्यादातर विकलांग बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं। आज हमारे साथ ऑडियंस में बहुत सारे स्कूल्स के टीचर्स, प्रिंसिपल्स और ट्रस्टीज मौजूद हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्यों विकलांग बच्चों को रेगुलर स्कूल्स और कॉलेजेस में आमतौर पे एडमिशंस नहीं मिलते हैं? क्या बात है? हाँ, बताइए। हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काफ़ी पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं अगर आपके स्कूल में ऐसे बच्चे आते हैं तो हमें अपने बच्चे नहीं भेजने हैं। अच्छा, तो ऐसे पेरेंट्स की वजह से आमतौर पे आपका कहना है कि बहुत सारे स्कूल्स विकलांग बच्चों को एडमिशंस नहीं देते। जी कहिए। रेखा जी ने कहा जैसे कि कई पेरेंट्स भेजना नहीं चाहते हैं बच्चों को, मानसिकता विकलांग हुई है लोगों की, वाह, जो सुधर नहीं पा रही है। तो मानसिकता की जो विकलांगता है जी, पहले उसको निकालना है, और पेरेंट्स को कहना है कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा इस स्कूल के लायक नहीं है, हम कहते हैं कि आप हमारे स्कूल के लायक नहीं हो। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये बहुत ही अहम बात कही है मैडम ने। देखिए, जब हम विकलांग बच्चों को सामान्य स्कूल्स में एडमिशंस नहीं देते हैं तो दो चीजें होती हैं। एक तो ये कि विकलांग बच्चों के साथ नाइंसाफी होती है, उनको बराबरी का मौका नहीं मिलता, और दूसरा, जो बच्चे विकलांग नहीं हैं उनके साथ भी नाइंसाफी होती है। उनसे आप ये मौका छीन रहे हैं विकलांग बच्चों के साथ पलने का, खेलने का, उनकी तरफ सेंसिटिव होने का, उनसे सीखने का, और एक दूसरे का हाथ थाम के आगे बढ़ने का। और विकलांग बच्चों को आम बच्चों के साथ शिक्षा देना, क्या ये इतना मुश्किल है? आइए देखते हैं।
दिल्ली का अमर ज्योति स्कूल। इस स्कूल में विकलांग और साधारण बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। कैसे मुमकिन हुआ ये? अपनी आंखों से ये निराला मंजर देखने मैं पहुंचा अमर ज्योति स्कूल। मैंने पूरे स्कूल का दौरा किया। स्कूल में हर जगह रैंप बने हैं ताकि व्हीलचेयर और क्रचेस पर बच्चे आसानी से आ जा सकें। दरवाजे चौड़े और सीढ़ियां कद में छोटी रखी गई हैं। फर्श पर ऐसी टाइल्स लगाई गई हैं जिससे दृष्टिबाधित बच्चे खुद अपना रास्ता पहचान सकें। यहां पे स्पेशल एजुकेटर्स हैं जो विकलांग बच्चों को सिखाने के लिए खास तौर पे ट्रेन किए गए हैं। स्पेशल ट्रेनिंग विकलांग बच्चों को साधारण बच्चों के बराबर ले आती है। इन छोटी छोटी तब्दीलियों से जो बड़ा बदलाव आया है वो इन सैकड़ों मुस्कुराते चेहरों में साफ झलकता है। ये बॉल में आवाज आती है, जब ये क्रिकेट खेलते हैं इस आवाज से छक्के चौके मारते। पढ़ाई के अलावा क्रिकेट, कराटे, तीरंदाजी, बास्केटबॉल, हर एक्टिविटी में सभी बच्चे मिलजुल कर हिस्सा लेते हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि सभी बच्चों के पेरेंट्स भी खुश हैं कि विकलांग बच्चे और साधारण बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ रहे हैं। पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, मस्ती मजाक सब कुछ किसी भी आम स्कूल जैसा ही है। बस एक फर्क है जो इस स्कूल को खास बनाता है। इस स्कूल के दरवाजे बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों के लिए हमेशा खुले हैं। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमर ज्योति स्कूल की चेयरपर्सन डॉक्टर उमा तुली, जिन्होंने ये स्कूल शुरू भी किया था, और उनके साथ मौजूद हैं सीमा तुली, जो इस वक्त स्कूल की प्रिंसिपल हैं। उमा जी, मुझे बताइए कि आप कितने सालों से ये स्कूल चला रही हैं? मुझे 30 साल हो चुके हैं। 30 साल हो गए। तो 30 सालों में आपको क्या लगा, कितना मुश्किल है एक इंक्लूसिव स्कूल चलाना, कितना मुश्किल है? इनिशियली जब पेड़ के नीचे हमने 30 बच्चों के साथ शुरू किया था, 15 विद डिसेबिलिटी एंड 15 विदाउट डिसेबिलिटी, तो लोग कहते थे ये मैडम पागल हैं, ये एक साथ कैसे पढ़ा सकती हैं बच्चों को। आज तो वो नेशनल पॉलिसी है, डिसेबिलिटी एक्ट में है, UNCRPD में है। तो जो हम लोगों ने ये शुरुआत की थी जी, उसमें थोड़ी मुश्किलें ज़रूर आईं, पर हर मुश्किल जो है वो आसान हो जाती है अगर दृढ़ निश्चय कर लिया जाए। बिल्कुल सही। सीमा जी, मुझे बताइए कि जिन स्कूल्स को इंक्लूसिव एजुकेशन शुरू करना है, क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं? जी, ये अमर ज्योति का सौभाग्य होगा कि अगर हम भारत के हर एक शहर, हर एक गांव में ऐसा एक मॉडल रेप्लिकेट कर सकें, और हम उन सब इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, स्कूल्स को इनवाइट करेंगे कि आप आइए हमारे पास, कुछ हमसे सीखिए, कुछ हमें सिखाइए, पर इस चीज़ को पोस्टपोन ना करें। अगर आप इंक्लूजन करना चाहते हैं तो वो स्टेप लीजिए आगे और आइए। जी हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। आई थिंक वी जस्ट हैव टू डिसाइड, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोई चीज नामुमकिन नहीं होती, सिर्फ हमारे फैसला करने की देर होती है। दोस्तों, ये तो हुई शिक्षा की बात, पर आम जिंदगी में हम विकलांगजनों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? विकलांगजनों के प्रति हमारी क्या सोच है, हमारी क्या विचारधारा है? सन 2007 में वर्ल्ड बैंक ने हिंदुस्तान में एक बहुत ही बड़ा सर्वे किया था, जिसमें यह सामने आया कि करीबन 50% लोग ऐसे हैं जिनका यह मानना है कि लोग विकलांग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने कोई ना कोई पाप किया होता है। दोस्तों, अब सोचने की बात है कि पोलियो एक बीमारी है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग विकलांग हो जाते हैं, और कई सालों से सरकार ने एक मुहिम शुरू की है कि हम उसके लिए दवा दें। आपने ऐड भी देखा होगा, 2 बूंद जिंदगी की। अमित जी ने यह ऐड किया है, बहुत ही बढ़िया कैंपेन है। और इस मुहिम के बाद पोलियो के केसेस हर साल कम होते गए। आपको ये जानकर खुशी होगी कि पिछले 12 महीनों में एक भी केस पोलियो का नहीं रिपोर्ट किया गया है देश भर में। अब इसका क्या मतलब है? अगर ये पिछले जन्म का पाप है तो ये पोलियो के केसेस क्यों कम हो रहे हैं? कि या पिछले 10 सालों में पाप कम हो रहे हैं या क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो जाहिर है इसका कोई पिछले जन्म के पाप से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी
कुछ लोग ऐसा सोचते हैं और इस सोच का नतीजा अक्सर ऐसा होता है कि समाज इनसेंसिटिव हो जाता है और विकलांगजनों के साथ बुरा बर्ताव करने लगता है। अपनी उम्र के हर बच्चे की तरह निशा को खेलना, पेंटिंग बनाना, कार्टून देखना और गाने गाना पसंद है। बस एक फर्क है, निशा एक ऐसी बीमारी से जूझ रही है जिसके कारण निशा की त्वचा उसके शरीर के अनुसार बढ़ नहीं पाती और इस वजह से उसे लगातार शारीरिक कठिनाइयों और दर्द से जूझना पड़ता है। निशा हमें एक अडॉप्शन सेंटर में मिली। उसे लैमेलारिथियोसिस नाम की एक रेयर बीमारी थी। उसकी स्किन इतनी टाइट, इतनी तंग थी कि वो अपना मुंह भी बंद नहीं कर पाती थी। उसकी आंखें 24 घंटे खुली रहती थी, सोते वक्त भी। इस वजह से उसकी आंखों में घाव हो गए थे। एक आंख की रोशनी पूरी तरह चली गई थी। निशा को देखभाल की जरूरत थी। निशा सीधे हमारे दिल में उतर गई और कहीं ना कहीं शायद हम भी उसके दिल को भा गए। Chocolate, ice cream, potatoes and mangoes. Drumsticks? No. Video tips. निशा हमें बहुत प्यारी लगी। हम दोनों और हमारे सभी बच्चों को निशा से बेहद प्यार हो गया। She looks at everything as... निशा जिंदगी को बहुत सहजता से लेती है। हालांकि उससे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो कभी उफ तक नहीं करती और ये हमें उससे सीखना चाहिए। हम हर वक्त शिकायत करते रहते हैं, ट्रैफिक के बारे में, मौसम के बारे में, लेकिन निशा कभी शिकायत नहीं करती। हमारे समाज में जरा सा भी अलग दिखने वालों के लिए कितनी संवेदनहीनता है, इस बात का एक शर्मनाक वाकया इस नन्ही सी मासूम जान को भी भुगतना पड़ा। मैं निशा के साथ एक मॉल में थी। वहाँ एक महिला खड़ी थी, पढ़ी लिखी, वेल ड्रेस्ड। वो निशा के नजदीक आई और उसने निशा पर थूक दिया। मैं हैरान रह गई। आई वाज शॉक्ड। मैंने उसे कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो बोली, तुम ऐसे दिखने वाली बच्ची को घर के बाहर क्यों लाई? मैंने तुरंत निशा को गोद में उठाया और वहाँ से निकल आई। मैंने निशा का चेहरा साफ किया और मैंने उसे कहा, सॉरी बेटा, प्लीज तुम बुरा मत मानना। तब निशा ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मामा, गलत उन्होंने किया, मैंने नहीं। बुरा तो उन्हें लगना चाहिए ना। उस वक्त निशा की उम्र सिर्फ 4.5 साल थी। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी बेटी कितनी खास है, क्योंकि मैं गुस्से से पेश आई थी मगर निशा समझदारी से। निशा जैसी है उसने अपने आप को वैसे ही स्वीकार लिया है। मुझे लगता है कि हम में से ज्यादातर लोग खुद से संतुष्ट नहीं होते। हम मोटे हैं या पतले, लंबे हैं या नाटे, इसी उधेड़बुन में लगे रहते हैं। अगर हम जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार लें, तभी हम बेहतर इंसान बन सकते हैं। मेरी बेटी में ये खूबी है, इसीलिए वो बहुत खास है। She's special. We have Nisha here with us. Nisha, come and join me. Give me a hug. निशा, आप मतलब इतनी छोटी होके, और ये वाकया जब वो 4 साल की थी, आप इतनी छोटी हैं लेकिन फिर भी आपने इतनी बड़ी बात कह दी। गिव मी 5। और यहाँ पर मिस्टर मिसेस लोबो भी हैं। जो भी इसके सोच विचार हैं, जाहिर है ये आपकी अपब्रिंगिंग है जिसकी वजह से उसके सोच विचार ऐसे हैं। वेल डन, वेल डन। निशा, आप कुछ देर मेरे साथ बैठेंगे?
ओके कम। हाँ बेटे। दोस्तों यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे केतन कोठारी जी से, जो इंक्लूजन पे काफ़ी काम कर चुके हैं। मुझे बताइए लोगों की क्या विचारधारा होती है विकलांगजनों की तरफ, आपका क्या विचार है? हमेशा मैं मजाक में कहता हूँ कि जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा रोता है और दुनिया हंसती है। हमारे बारे में थोड़ा उल्टा हुआ। हम जन्म जब लेके आए थे तो और लोग रोए, हम तो हंस रहे थे क्योंकि हमको तो पता ही नहीं था क्या। और ये जो एक बड़ा स्टीरियोटिपिकल एटीट्यूड लोगों का है कि भाई ये विकलांग है तो पिछले जन्म का पाप होगा, ये एक एक्सट्रीम है। और दूसरा एक्सट्रीम ये है कि भाई इसे खिलाओ पिलाओ, ये तो डायरेक्ट भगवान का पोस्टमैन है, इसको खिलाओगे तो अपने अगले जन्म की व्यवस्था हो जाएगी। मैं पक्का विश्वास करता हूं क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि भगवान मेरा हाथ पकड़ के चलते हैं। वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि कोई पिछले जन्म का हिसाब बाकी रखे। जी जी। विकलांग के विषय में लोगों के क्या क्या अजीब अजीब ख्याल है। मैं मेरे सौभाग्य से और लोगों के दुर्भाग्य से कुछ ज्यादा ही सुनता हूँ। और लोग ये मान के चलते हैं कि जबकि ब्लाइंड है तो वो डेफ भी है, तो लोग मेरे सामने ही मेरे बारे में कमेंट करते हैं। मुझे याद है कि जब मैं और मेरी धर्मपत्नी, जब वो धर्मपत्नी नहीं थी और हम लोग डेटिंग करते थे, बड़ा मजा था वो। तो कभी कभी एक आध बार मैंने सुन लिया, वो बात करता है, अरे ये लोग भी ऐसा करते हैं। तो मैंने, और वो ये भी समझ रहे हैं कि मैं नहीं सुन रहा हूँ। मैंने उनको बोला क्या क्यों नहीं करेंगे, आप ही करोगे क्या? नहीं नहीं आपके बारे में नहीं बोल रहे। मतलब बिल्कुल आप मेरे बारे में ही बोल रहे हैं। ये मतलब अगर आप देख नहीं सकते तो आप रोमांस भी नहीं कर सकते, ये क्या बात हो गई? पता नहीं क्यों ऐसा मानते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि हम तो डेटिंग से लेके कोटिंग से लेके सब कुछ बड़े इंटरेस्ट से, बड़े चाव से करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और शादी के 15 साल के बाद भी मेरी बीवी सोचती है भगवान ये कहीं और कहीं सोचे ना कुछ। और उसका दूसरा एक्सट्रीम ये एक और है। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके साथ जा रहा हूँ आमिर जी, तो वो आपसे पूछेंगे ये खाना खाएंगे? अरे यार मेरे से पूछो ना, मैं क्या बच्चा हूं खाना खाएंगे? देखिए आप ये मान के मत चलिए कि मेरा दिमाग भी बंद है। जी 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 जी। ये जो धारणा है ये एक गलत है। ये अपनी भाषाओं में भी आता है। कहीं कोई हैंडीकैप कहता है, आजकल नया चल निकला है डिफरेंटली एबल्ड। सचिन तेंदुलकर इज डिफरेंटली एबल्ड देन राहुल द्रविड़ एंड मनमोहन सिंह इज डिफरेंटली एबल्ड देन बोथ ऑफ देम। है कि नहीं? रियलिटी बिल्कुल। अरे भाई हम डिसेबल्ड हैं क्या? व्हाट इज रॉन्ग? वी आर वेरी प्राउड। आई एम वेरी प्राउड ऑफ बीइंग ब्लाइंड। बॉलीवुड में तो मेरी एक ही शिकायत कि बॉलीवुड ने ब्लाइंडों को केवल भिखारी बना रखा है। भिखारी या संगीतकार? या भिखारी या संगीतकार। क्यों ब्लाइंड ऑफिसर नहीं दिखाते? क्यों कोई ब्लाइंड नेता नहीं दिखा? नहीं हो सकते क्या? तो ये एटीट्यूड चेंज होने की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि लैक ऑफ विजिबिलिटी है। आज आप मुझे बताइए, कहीं एक अच्छा कोई कॉफी हाउस है, कोई बड़ा होटल है, कोई बड़ा रेस्टोरेंट है, आप कितने विकलांगों को देखते हो? बहुत कम। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखने लगोगे, आप ज्यादा से ज्यादा निशाएं अगर देखोगे, ज्यादा से ज्यादा केतन, कृष्णकांत या साई देखोगे, तब आप ये सोचोगे कि तब हम समझ पाएंगे आपके बारे में। ये हाँ, एंड लेट मी अश्योर यू, ब्लाइंडनेस डज नॉट मीन एंड ऑफ लाइफ। इट मीन्स बिगिनिंग ऑफ अनदर गोल्डन लाइफ। वाह। थैंक यू सो मच कोठारी जी। दोस्तों यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी हाजिर होते हैं। थैंक यू निशा, थैंक यू।